मैं एक पढ़ने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, और पुलिस ने हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की आज की श्रृंखला में जिस व्यक्तित्व से, जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, उनके बारे में जब मैं आपको पूरी कहानी उनकी बताऊंगा तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति के भीतर जुझारू होने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस कदर होती है। वो आप उनसे मिलकर उनकी कहानी सुनकर जानेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, आप एडवोकेट हैं। बहुत सारे लोग एडवोकेट होते हैं, पर आपकी जो कहानी आपसे मैंने सुनी है कि आप कैसे आखिर इस फील्ड में आए, थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मैंने विज्ञान में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से पढ़ाई की, जबलपुर से। और पढ़ाई करने के दौरान मैं ये सोचता था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना चाहिए मुझे। उसी दिशा में पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई करने के दौरान जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था तो अचानक एक पेपर में मुझे 0 नंबर मिले, मॉडर्न अलजेब्रा के पेपर में। मॉडर्न अलजेब्रा के पेपर में 0 नंबर मिले बिल्कुल, जबकि वो मैं 100% सही करके आया था। मेरे टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने नंबर कम हो सकते हैं। तो कहने लगे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है कॉपी में। हमने सर हमें भी आश्चर्य लगता था कि जो सारी चीज़ करके 0 मिलना तो असंभव नंबर है। हमने उसका पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई की कि जाएं। हम यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी में एक कर्मचारी थे, मिस्टर अनिल तिवारी, वो मिल गए। उन्होंने पूछा कैसे आए हो, तो मैंने यार फॉर्म भरना पुनर्मूल्यांकन का, रिवॉल्यूशन का। तो उन्होंने बोला हम आपकी फीस दे दीजिए और फॉर्म दे दिए, हम जमा कर देंगे। क्योंकि लाइन लंबी लगी थी बड़ी, तो हमने उनको दे दिया और दे के हम आ गए। हमसे पूछा, तो बोले जमा कर दिए। हमने उनसे रसीद वगैरह के लिए जमा कर दिए देंगे। वो बात चलती गई, धीरे धीरे रिवॉल्यूशन आया। और उस समय जो सप्लीमेंट्री आई थी, कंपार्टमेंट बोलते हैं, वो फॉर्म का हमें पूरा भरोसा था कि हम पास होंगे। तो हमने फॉर्म नहीं भरा। जब पूरा सब इसकी डेट निकल गई, फॉर्म की डेट निकल गई, रिजल्ट भी नहीं आया हमारा, तो हमने उनसे पूछा भैया तिवारी जी यार वो हमारा रिजल्ट नहीं आया रिवॉल्यूशन का, और बताइए आप रसीद दीजिए। तो उन्होंने हमसे बात बोले यार वो हम आपकी फीस जमा नहीं कर पाए थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आपने जो मेरे साथ किया कभी किसी साथ मत करना। हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। वो भूल गए थे या डेलिबरेटली उन्होंने किया था? डेलिबरेटली रहा होगा, उन्होंने खर्च कर दिए होंगे फीस वगैरह, जो भी गाना रहा हो। वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। खैर बहरहाल हमने एग्ज़ाम दिया, बीएससी किया। बीएससी करने के बाद हम आगे पढ़ने जा रहे थे, तो हमारे जो सर थे, प्रोफेसर प्रभात मिश्रा सर, उन्होंने बोला राजेंद्र कैसा है, बीएससी हो गई आपकी, अब क्या तैयारी है? तो मैंने बोला सर हम एमएससी अप्लाइड मैथ से करेंगे। तो बोले कि आपको टीचर बनना है? हमने नहीं सर, हम तो सिविल सर्विसेज में दैनिक तैयारी हमारी है। तो फिर कहने लगे उसमें तो आप इसको मत करो, तुम एमए में करो। तो मैं अप्लाइड मैथ का विद्यार्थी एमए इतिहास में पहुँच गया। एमए हिस्ट्री में? हिस्ट्री में हमने एमए हिस्ट्री में किया। और एमए हिस्ट्री में करने के दौरान चूँकि थिएटर से भी जुड़ा रहा, मैं यूथ फेस्टिवल की टीमों में भी जुड़ा रहता था, काम करता रहता था। उसी दौरान 90 में जब मेरा हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज कुंडम में मुझे इतिहास के प्रोफेसर को ज्वाइनिंग करना थी, कि अचानक एक जीवन में एक बहुत बड़ा टर्न आया। मैं और मेरे पूरे परिवार को दिशा बदल गई इस घटना में। मैं यहाँ पर एक घटना की चर्चा करूँगा। आपने जो अभी बताया ये बिल्कुल नई जानकारी है मेरे लिए। आपकी तो पूरी ज़िंदगी वहीं बदल गई जब आपके एक जानने वाले ने आपको आपके सप्लीमेंट्री में की फीस नहीं जमा कराई। हाँ, मैंने इसलिए बोला कि अब जो तो समय गुजर गया मैं उसको क्या दंड दूँ।
अब आप बता रहे थे कि एक घटना घटी, कौन सी घटना घट गई? घटना ये घटी कि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पर मेरे छोटे भाई पर हमला हुआ, और छोटे भाई पे हमला हुआ। छोटे भाई ने उस हमले में अपने बचाव में किया और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो पूरा प्रतिशोध बस हमारे पूरे परिवार को उस घटना से जोड़ दिया जाता है। हम 4 भाई और हमारे पिताजी, जबकि किसी का भाई जिस पे हमला हुआ था उसको छोड़ के किसी का कोई योगदान नहीं था। ये जीवन हमारा टर्न हो जाता है। मैं एक पढ़ने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, थिएटर करने वाला और एक छोटा मोटा साहित्यिक लिखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका सपना था कि पहले शुरू में था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाएंगे, बाद में अपने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा था। वो हमारे तो एक वो सारे सपने जो थे आपके वो सब खत्म हो गए हमारे। वो पुलिस ने हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमें 7 दिसंबर को गवर्नमेंट कॉलेज कुंडम में ज्वाइनिंग करना थी और हम 6 दिसंबर को। ये कौन सी ईयर की घटना है? ये 1990 की घटना है। 1990 की घटना है जी। उसके बाद हम चूँकि पढ़ाई कर रहे थे, हमारे दोस्त थे मुकुल श्रीवास्तव, तो उन्होंने बोला कि यार एक टीम बनती है और आप चूँकि सांस्कृतिक चीज़ से जुड़े हुए हो तो आप लॉ में एडमिशन ले लो। तब तक मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं वकालत में जाऊँगा। दूसरी कहानी हमारी ऐसी शुरू होती है। हमारे जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने हमारा एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया कि साहब ये तो जेल में है और इसकी अटेंडेंस नहीं, क्योंकि उसके आधार पर हमको अंतरिम जमानत मिल रही थी एग्जाम न्यायालय से। एग्जाम की, पर हमें इसी दीक्षी कि ये बाहर आ जाएगा, घर से बड़ा है, तो वो कैंसिल करवा दी। मगर उसके बाद हमने फिर पढ़ाई अपनी रोकी नहीं। हमने दूसरे सब्जेक्टों में जेल में रहते हुए पढ़ाई की। जेल में रहते हुए तो लॉ का मतलब एक सेमेस्टर छूट गया आपका? हाँ, वो छूट गया हमारा, वो एग्जाम ही कैंसिल करवा दी उन्होंने। फिर हमने अपना वहाँ पढ़ाई हमने की। वहाँ की भी एक नई जीवन थी। हमने वहाँ पर सांस्कृतिक मंडली बनाई और जेल में और वहाँ हमने नाटक लिखे। और हर संडे को जो जेल में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग आते थे, अपराधी भी रहते थे उसमें, बहुत सारे लोग फंसाए हुए भी लोग रहते थे। तो विचाराधीन कैदी रहे होंगे? हाँ, विचाराधीन कैदी थे। तो हम सज़ा नहीं थी हमको, हम सबको, मतलब विचाराधीन जो दोषी थे, कैदी थे, उन सब की जो प्रतिभाओं मिलकर हमने वहाँ काम करवाए। बहुत से सामूहिक नृत्य तैयार करवाए, बहुत सी कविताएं तैयार करवाई, जो गीत, गज़ल, कहानी। मतलब रविवार का दिन जब तक हम जेल में रहे, जेल के अधिकारी से लेके पूरे कैदी और बेचारे दिन बंदी सब इंतजार करते थे कि आज संडे को प्रोग्राम होगा। हाँ, मैंने 18 महीने जेल में गुजारे। 18 महीने? जी हाँ। तो आपकी लॉ की पढ़ाई छूट गई थी? हमारे ख़त्म करा दी। फिर जैसे ही निकल के आए हम तत्काल, तब हमने सोचा कि जब देखा मैंने कि एक लॉ का जानना ज़रूरी है, विधि का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप विधि जानते हैं तो बहुत सी चीज़ों से समझ सकते हो, कैसे मुसीबतों से, कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ना है जी। तब मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि मेरे जीविकोपार्जन के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मैं खड़ा रहूँगा। जैसे मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपने साथ किसी गलत नहीं होने दूंगा। किसी के साथ गलत नहीं होने किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए वकालत नहीं करूंगा। सिर्फ पैसा कमाना मेरे वकालत का उद्देश्य नहीं था। तो अब आपने पूरा प्रोफेशन ही चेंज कर दिया? आप प्रोफेसर का काम बिल्कुल गए ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया आपने? सवाल ही नहीं उठता। तब तक जब तक निकले, जब तक हमारा केस का। तो आपकी शादी हो चुकी थी जब तक? नहीं, शादी हमारी नहीं हुई थी इस समय। आपने लॉ की पढ़ाई कर ली? लॉ की पढ़ाई करी, 3 साल पूरी पढ़ाई की? पढ़ाई पूरी हमने की। आप एडवोकेट बन गए? एडवोकेट बन गए हम। फिर आपकी शादी हुई? फिर हमने शादी की, उसके बाद हमने शादी जी। तो आप जेल में रहे, इसका कोई इम्पैक्ट, कोई असर था? कोई शादी वादी में कोई अड़चन आई इसकी वजह से? मैं पहले सोचता था कि जेल के बारे में एक लोगों की धारणा रहती है, ऐसे रहा है। और जब मैं बाहर छूटा कि मैं देखूं के साथ मेरे संबंध में तो लोग ऐसे नहीं सोचते हैं कैसी तेरी, और देखा कि मुझे समाज के लोगों ने जैसे मैं गया था वैसे स्वीकार किया। कि सारे लोग जानते थे कि ये आपराधिक गतिविधियों का नहीं रहा, कभी इसकी सोच ही नहीं रही है, तो मुझे समाज ने स्वीकार किया। मुझे फिर उस केस का क्या हुआ? तीनों भाई, हम पिताजी, हम लोग उसमें दोष मुक्त हो गए। दोष मुक्त हो गए मतलब बाइज्जत बरी हो गए? बरी हो गए। लेकिन आप लोग बरी हो गए पूरे उससे? हाँ, हम लोग बरी हो गए। तो इस मामले में ऐसा मतलब लगता है आपको कि जेल में जब आप लोग रहे तो अपनी पूरी जिंदगी उसके बाद एकदम से बदल गई, यू टर्न हो गई, मतलब 360? निश्चित रूप से। अब आप देखिए, आपको एडवोकेट बनना प्रारब्ध में था,
और आप बनना चाहते थे कुछ और, तो आपको परिस्थितियां मोड़ करके यहाँ तक लाई कि आप एडवोकेट बने। बिल्कुल, बिल्कुल। कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? मैंने 95 से अपनी वकालत शुरू की है। 90 से, सन 90 से मैं कोर्ट का सामना कर रहा हूँ। 95 से मैं रजिस्टर्ड हुआ और 95 आपने किस चीज़ पर, मतलब ये जो वकालत होती है उसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, आपकी पकड़ किस विषय पर है? देखिए, मेरी पकड़, मैं कुछ विशेषज्ञ नहीं हूँ। चूँकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ने जाता हूँ तो मैं कंपनी और टैक्सेशन छोड़ के सब काम करता हूँ। हम वकालत में हमारे कुछ सिद्धांत हैं। सिर्फ पैसों के लिए वकालत नहीं करता हूँ। पहले ही बताया, यदि कोई व्यक्ति जो दुराचार का केस लेकर आया है, दुराचारी कोई मासूम बच्ची के साथ करके लेकर आया है, या मानसिक रूप से विकृत महिला के साथ लेकर आया है, बच्ची के साथ ले आया है, तो फिर उसका मुकदमा तो लड़ने नहीं मुझे, कितना भी पैसे दे दे वो। अगर वो मतलब दोषी आपको लगता है कि हाँ, वो मैं तो पूछता हूँ ना भाई, हमारा काम उससे पूछना समझना कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई। क्योंकि मैं एक अपराधी को बचाने नहीं जा रहा हूँ, मैं कानून के हिसाब से बचाने जा रहा हूँ। मैं झूठ का सहारा मुकदमे में नहीं लेता हूँ। आपको मैं बता दूँ, वकील बहुत बदनाम होते हैं, झूठ बोलो जाते, मैं झूठ का सहारा, मैं कानून का सहारा लेकर चलता हूँ। जिंदगी का कोई ऐसा बहुत महान, कोई बहुत बड़ा केस, महान नहीं, कोई ऐसा केस जो आपको याद रह गया हो? मैं किसी को निर्दोष करवाना मैं माइलस्टोन नहीं समझता हूँ। मेरा एक केस था जो राष्ट्रीय गौरव का केस था। आपने देखा होगा, जो हमारा अशोक चिन्ह है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा जाता है। ये सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए था। तो एक आरसी गठौरिया साहब जो यूएसए में रहते थे, वो आए, उन्होंने को लगा कि सत्यमेव जयते नहीं लिखा जा रहा है, और उन्होंने सारे विभागों को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, सारे विभागों को लिखा, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने उनको मेरा नाम सुझाया, वो हमारे पास आए, हमने उनका मुकदमा भी लड़ा कि हमने एक कॉमन कॉज की लड़ाई लेकर आ रहे हैं, हमने बिल्कुल निश्चित मैं आपकी मदद करूंगा। और उसको लेके चला, मैंने बताया कि साहब हमारा सत्यमेव जयते जो है हमारा देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, ये नहीं लिखा जा रहा। मैंने जनहित याचिका लगाई, और उस याचिका को लगाने के दौरान जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में वो याचिका लगी, तो उस समय के जो हमारे मुख्य न्यायाधिपति महोदय थे, हमने उनको बताया साहब ज़्यादातर अधिकारी लोग, आम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप उदाहरण बताइए क्या है। तो मैंने उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, साहब आपकी जो चेयर है उसमें ही अशोक चिन्ह तो लगा ऊपर, सत्यमेव जयते लिखा है। और उन्होंने इस बात को माना, और वो घटना को पूरे हिंदुस्तान में विस्तार से पब्लिक की, और बाद में उसको सुधारा गया और सब सत्यमेव जयते लगाया गया। और बाद में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधिपति महोदय मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने सुधार कर लिया है, और बहुत बड़ा दिल था उनका। सामान्यतः किसी को हम अपनी गलती बताते हैं तो वो लोग नाराज हो जाते हैं, और बड़े उच्च पदों पर बैठे लोग तो और नाराज हो जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे नफर, दूसरी सुनवाई में उन्होंने पूछा और बताइए, हमने सब बहुत सारे लोग ये अशोक चिन्ह को और सत्यमेव जयते को अपनी गाड़ियों में लगा लेते हैं, कहीं भी लगा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कौन लगा सकता है? मैंने सब राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं उनकी गाड़ियों में लग सकता है। उनकी कार में चिन्ह लगा रहता था। उन्होंने पूछा कि मैं लगा सकता हूँ? बड़ी विनम्रता से मैंने उनसे निवेदन किया, नहीं सर आपकी गाड़ी में नहीं लग सकता है। उन्होंने अपनी गाड़ी से भी, कार से भी निकलवाया। आप कानून व्यवस्था को इस देश में किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्या है अभी अभी मौजूदा स्थिति, क्या है कानून व्यवस्था? मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज कानून जो खरीद सकता है उसे कानून मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, मगर जो नीडी पर्सन है उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको पेशियाँ मिलती हैं। और आज हमारे बहुत सारे जो न्यायाधीश वगैरह भी आ रहे हैं, वो भी उन्होंने सामाजिक जीवन के अभावों का, परेशानियों का, उपेक्षाओं का सामना नहीं किया होता है, तो इन दर्दों को वो नहीं समझते हैं। जो नई पीढ़ी अधिवक्ताओं की आ रही है, ज़्यादातर उनके पिता, उनके बाद वो आ जाते हैं, तो पिता ने वो चीज़ें समझी होंगी। जो नए आने वाले है अधिवक्ता है वो भी इन चीज़ों से नहीं जाते हैं। तो मुख्य है उनका जो
उद्देश्य होता है वो न्याय से ज़्यादा अर्थार्जन का रहता है। एक प्रश्न है मेरे मन में कि आम आदमी जो होता है, एक समाज का एक बहुत सामान्य व्यक्ति जिसको हम कॉमन मैन कहते हैं, उनके लिए कानून का मतलब क्या सच है ये कि एक थानेदार और फिर उसके बाद एक जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वहीं तक सीमित होकर रह जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बल्कि एक लतीफ़ा चलता है कि एक व्यक्ति न्यायालय से छूट जाता है तो न्यायाधीश महोदय बोलते हैं जाइए हमने आपको छोड़ दिया। तो वो व्यक्ति बोलता है आप थानेदार बने, आपने साहब छोड़ दिया। तो बोलते थानेदार बने आप बोल रहे हो, मैं तो न्यायाधीश हूँ। कल नहीं साहब, न्यायाधीश तो आप बाद में, वो थानेदार बोल रहा था हम उसी समय छोड़ देते, उसकी बात मान लेते, छोड़ देते। एक व्यक्ति अगर कोई उसके साथ घटना घटती है तो वो सबसे पहले थानेदार के पास जाएगा, अपने इलाके के थानेदार के पास जाएगा, या तो आपराधिक शिकायत हो या गैर आपराधिक शिकायत हो। तो पुलिस उसमें अगर एक्शन नहीं लेती है तो क्या कानूनी तौर पर यह जुर्म है, पुलिस का अपराध है? बिल्कुल अपराध है। आपकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के लिए काम करने की है। आप जो पुलिस विभाग में जब आए हैं तो आप इसी सेवा के लिए आए हैं। आप जिसके साथ अपराध हुआ, जैसे घटना घटी है, उसके लिए आप आए हैं। और यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कर्तव्यों से लग जा रहे हैं। इस कॉमन मैन की लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ कि पुलिस के पास मैं गया, थानेदार के पास गया कि मेरी आप शिकायत लिख लीजिए, आपराधिक शिकायत हो, तो उसको कानून की भाषा में 154 कहते हैं। जी हाँ। तो 154 में उसको शिकायत लिख लेनी चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। बिना जांच के शिकायत लिखनी चाहिए। देखिए, शिकायत लिखना एक अलग बात है। हाँ। शिकायत लिखने के बाद जांच करना चाहिए। आप पहले से मत बनाइए, शिकायत लिखनी चाहिए ना। बिल्कुल लिखना चाहिए। तो प्रोविजन ये है कि अगर थानेदार ने शिकायत नहीं लिखी तो पहला क्राइम तो उसने किया, बिल्कुल किया। दूसरा उसमें एक राइडर लगा हुआ है कि अगर थानेदार ने नहीं लिखी शिकायत तो आप एसपी के पास जाएंगे। तो एसपी के पास आप जब जाते हैं कि आप मेरी शिकायत लिख लीजिए, तो एसपी को तो पहले मेरी शिकायत तो बाद में होगी, पहले तो उसे ये एक्शन लेना चाहिए कि थानेदार ने क्यों नहीं लिखी शिकायत। बिना शिकायत लिखे तो आपको गलत कर दिया आपने। एसपी के पास भी जब आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती, आप और हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं और फिर आपके पास अंतिम हथियार होता है कि आप कोर्ट में जाए, मजिस्ट्रेट के पास। तो पुलिस के पास दो ही पावर है, 154 और 155, कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक जो है सो हाँ। तो ये दो में से उसको एक में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ललिता कुमारी वाली केस में लिखा है इस मामले में, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो बंदर के हाथ में उतरा, फिर बात वही निकल आती है, फिर उन्हीं के हाथ निकल गया। आपने शिकायत नहीं की, शिकायत करने के बाद एसपी को गए, एसपी ने नहीं की, तो आपके बाद 256 में जाते हैं आप। 256 में जब जाते हैं अब तो मेरा कहना है कि जब हम 256 में जाते हैं तो मेरी शिकायत किनारे होनी चाहिए। पहले तो उस थानेदार के खिलाफ एक्शन। वही बात बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जो न्यायालय हैं वो भी आश्रित है पुलिस पे, वो वापस में शिकायत फिर वही भेज देते हैं। अरे तो ये एक पूरा एक कॉकस है, गिरोह है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप जिसके खिलाफ आप आए थे तो न्यायाधीश की जिम्मेदारी बनती है कि उसी दिन तत्काल जो पीड़ित आया उसके बयान लिखें, उसके बयान दर्ज करें। ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। और फिर उनको लगता है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और संज्ञेय अपराध है तो 156(3) में सीधे डायरेक्शन थाने को देना चाहिए और आप FIR करें और फिर जांच करें। और अगर लगता है किसी ने झूठी शिकायत लिखवा दी है, अगर किसी को लगता है तो उसकी अलग कार्रवाई कानून कार्रवाई। लेकिन एक आम आदमी, मैं इस बेसिक सवाल पर इसलिए आ रहा था, बार बार आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, तो इस पर तो पहला एक्शन यही होना चाहिए कि पुलिस ने क्यों नहीं किया। और मैं ललिता कुमारी केस का जिक्र भी करता हूँ बार बार कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि पुलिस को अगर FIR नहीं लिखती तो पुलिस दंडनीय अपराध कर रही है। भाई मैंने आपसे बोला, जैसे जो वहाँ का SP है, ये जिम्मेदारी उसकी बनती है कि फलाने थानेदार ने क्यों कार्रवाई नहीं की। वो तत्काल उस केस को वहाँ से हटा के दूसरे जगह भेजना चाहिए, उसको जांच करवाना चाहिए। तो आम आदमी के लिए मतलब कि न्याय व्यवस्था यहीं तक सिमटी हुई, मतलब छोटे छोटे जो अपराध होते हैं या बड़े अपराध भी जो है वो पुलिस और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास। और ये दोनों जो पोस्ट हैं, जो दोनों पोस्ट में इसलिए इसकी चर्चा कर रहा था कि एक IPS ऑफिसर तो बहुत पढ़ करके बनता है आदमी, और जो सीनियर जज बनते हैं वो भी बहुत पढ़ करके, बहुत अनुभव के बाद बनते हैं। ये दोनों बहुत नन्ही सी परीक्षा दे करके बन जाते हैं और न्याय वहीं सिमट जाती है, क्योंकि उनको सिमट जाता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने हो सकता है पढ़ाई नहीं की हो। एक दरोगा, एक TI, एक SHO, उसका जो नॉलेज का लेवल है कुछ नहीं है। फिर तो अगर उसने नहीं किया तो उसको डर भी नहीं है इस बात का कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। नहीं, आप बहुत से ऐसे केसों में आए हैं कि जहाँ जिम्मेदार बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं,
न्यायालयों ने कार्रवाई की है। भाई ललिता कुमारी केस तो कार्रवाई का ही है ना केस। एक एग्जाम्पल है वो, लेकिन ऐसे तो हजारों लाखों एग्जाम्पल जब नहीं हुए हैं। देखिए नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं है, वो एक दिशा निर्देश है पुलिस के लिए। पर कुछ नहीं होता है तो कहाँ कुछ होता है। अगर पुलिस, मेरे पास रोज खबरें आती हैं कि मैं एफआईआर के लिए गया, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, तो एक क्राइम तो, पहला क्राइम तो वही हुआ। वही मैं बोलता हूँ कि आपने कानून तो बना दिया, कानून को लागू कौन करेगा? इस मामले में न्यायालय को संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण और पीड़ित के स्थान पर अपने आप को रख के करना चाहिए। जब तक आप पीड़ित को स्थान पर अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक आप वो नहीं काम करवाएंगे। गोल गोल घूमते वहीं घूमता रहता, आदमी परेशान हो जाता है। और जब परेशान हो जाता है तो कहने के लिए हमने बनाया कि न्याय सस्ता सुलभ होना चाहिए। ना सस्ता न्याय है, ना सुलभ न्याय है, वो आदमी परेशान होता है। ये बात तो सही है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरा एक प्रश्न ये है कि कानून किन लोगों को पढ़ना चाहिए? देखिए, कानून की पढ़ाई तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को करना चाहिए। हमें अपने मौलिक कर्तव्य मालूम होना चाहिए, हमें अपने मौलिक अधिकार मालूम होना चाहिए। बच्चे लॉ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे नहीं, हर बच्चे को लॉ पढ़ना चाहिए। लॉ पढ़ने का मतलब सिर्फ आपको एक वकील या एक न्यायाधीश या एक कॉर्पोरेट में लॉ का काम नौकर नहीं बनना। कानून का ज्ञान आप करेंगे तो आप सही और गलत का फर्क जानेंगे। जहां आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाएंगे। आपको पता चल जाएगा गलत होने वाला, उसके खिलाफ कहाँ बात उठाने, तो आप आवाज़ उठाएंगे। और जब आपको कानूनी नहीं मालूम है तो आप किसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण की बात करेंगे कि वो ऐसा हो रहा है तो हमारे भाग्य में निकल आ गया। नहीं, सब भाग्य की कोई बात नहीं होती। ये सब सही यही होता है, गलत ही होता है। गलत करने वाले को आप कोई देव और दानव नहीं है, वो भी एक आम इंसान है जो गलत कर रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है। दोनों आम लोग हैं। न्याय होने के लिए आपको मानवीय संवेदना होना जरूरी है। आपका जब तक आप अपने आप को उस वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं महसूस करेंगे, जब तक आप उन चीज़ों के अंदर स्वयं महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ किताब की ऋचाओं के अनुसार काम कर सकते हैं। पंच परमेश्वर की फीलिंग है वो आप पे नहीं आ पाएगी। अन्याय का मुकाबला डट कर करो। अन्याय कितना भी शक्तिशाली हो, मगर उससे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं होता है। वो जो लड़ता है वो बहुत ताकतवर होता है, और जो ताकतवर होता है वही जीतता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, मगर परास्त कभी नहीं हो सकता है। ये थे राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र जी, आपसे बात करके, हालांकि आपसे बात करने बैठूं तो मतलब पूरा दिन निकल जाए, और हम लोग बैठते हैं वैसे ही बातचीत बहुत सारी करते भी हैं, मगर आपसे बात करके बहुत उपयोगी जानकारी मिली। और हम फिर आगे भी बातचीत करेंगे, किसी और संदर्भ में करेंगे। अभी के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।